हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूं, कभी इससे पहले मैं जो सीरीज़ चला रही हूं ये है यूपी टीजीटी पीजीटी इन अ नटशेल। तो मुझे इसके लिए सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें कम समय में क्या क्या चीज़ें करवाऊँ। तो मैंने उस दिन विलियम शेक्सपियर जी के बारे में बताया था। आज मैं उनकी कॉमेडीज़ 4 कॉमेडीज़ नटशेल में लेकर आई हूँ। कॉमेडीज़ 4 है। अब आप 4 कॉमेडीज़ पढ़ोगे तो भाई उसको आपको टाइम लगता है। वो आपने डिटेल में पढ़ रखी होंगी। अब मैं कॉमेडीज़ लाई हूँ। मैंने इसका यही है कि कॉमेडीज़ जो हैं उनकी नटशेल में करवाया। ट्रेजेडीज़, रोमांसेस सब नटशेल में मेन पॉइंट्स आपको बताऊँ, जिससे आपको उनको याद रखने में आसानी हो। तो आज का जो हमारा सेशन है नटशेल में, दैट इज विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज इन अ नटशेल। देयर आर 4 ट्रेजेडीज दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। ओके, तो आज हमारा जो सेशन है, अगर उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता भी दूं, तो आप पहले यहाँ पर ये देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी इन अ नटशेल, बहुत कम में बहुत सारी चीज़ें बताना। और विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी इन अ नटशेल फॉर एवरीवन, क्योंकि विलियम शेक्सपियर तो मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके साथ ही देखिए, अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी की और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, तो आप इंग्लिश सूत्रा पे आ सकते हैं। यहाँ ये मत देखिए कि महंगा है, औरों से महंगा है, ये है वो है। आप अगर हमारी क्वालिटी देखेंगे तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि कोर्स महंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं हार्ड कॉपी में। अगर वही नोट्स आप खुद से भी निकलवाओगे, जैसे आप पढ़ते हो पीडीएफ से पढ़ते हो, आप पीडीएफ के प्रिंटआउट्स निकलवाते हो, तो आपको भी पता है वो कितने के पड़ते हैं। हमारे फीस में वो हार्ड कॉपी नोट्स इंक्लूड रहते हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो बैच है, आपको कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लगेगा ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपना पढ़ाने का तरीका ये पता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मगर जो वो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस हैं। जो वीडियो के जब लाइव क्लासेस रिकॉर्ड होकर डल जाती हैं, वही इन बैचेस में मिलती हैं। दूसरी बात, जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है, ऐप का कमीशन जाता है, तब हम लोग जो है ये, उसके बाद आप इन क्लासेस को, आपको जिस दिन नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन आप, मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि बेकार में कहीं किसी ऐसी जगह पे जहां आपको, ऑनलाइन पे बहुत लोग जो हैं अब विश्वास करने लगे हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी होता है। तो वो चीज़ है कि भाई, अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपका मन नहीं हो रहा है कि भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में पैसा डालना चाहिए, तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी, बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में अपना हार्ड एंड मनी मत बर्बाद करिए। ठीक है, आप क्या करिए कि उन पैसों को जोड़ के उनसे एक अच्छी किताब खरीद लीजिए, 2-3 अच्छी किताबें खरीदिए, जिससे कि ग्रामर की एक अच्छी किताब खरीदिए, लिटरेचर की अच्छी किताबें खरीदिए, जिससे कम से कम आप, जो इतने सारे लोग कंपटीशन में बैठेंगे, आप कम से कम उनसे एक कदम आगे तो हो। अपने आप को धोखा मत दीजिए। जब मैं ये लेक्चर्स बनाती हूँ, मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ। जब मैं टेस्ट बनाती हूँ, तो मैं जो किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा उस हिसाब से सोचती हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, 2021 में मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ से भी और यूट्यूब से पढ़कर भी। DSSB में मेरे यहाँ से पढ़कर, मैंने पहली बार बैच चलाया था 21 में, और मेरे यहाँ से 100 एडमिशन्स थे, और उसमें से मेरे यहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे। लगभग 60 ने ई डॉक्सियर भरा था, उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 20 से 25 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन जो है वो हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको, क्योंकि मैं जितनी मेहनत अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, मैं उनको वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर हो। यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि मुझे शायद ग्रामर पढ़ानी नहीं आती, या जो है, अगर, लेकिन आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे दोनों ही चीज़ें पढ़ानी आती हैं। तो आप इस चक्कर में मत रहिए। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि आप इंग्लिश सूत्रा का कोई भी बैच खरीदिए, आपको खरीदने की ज़रूरत है। अगर मैं ये कहूँगी, बस अपने दिल की आवाज़ सुनिए और फिर उसके बाद फैसला लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। जरूरी ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड वाली पॉलिसी को अपनाइए, तो आपका बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आप अगर कंपटीशन में बैठ रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी अंतरात्मा आपको ज़रूर बताएगी कि ये अच्छा है और ये उतना अच्छा नहीं है। बुरा तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी, सभी टीचर्स हैं, तो वो जो है, मैं एक कंपैरिजन जरूर करिए, उसके बाद देखिए। तो मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसके बारे में अपने, ऑब्वियसली मैं अपने उसके बारे में बता रही हूँ कि ये जो बैचेस हैं,
इसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ये इसके बारे में बताया। इसके बाद यही चीज़ मैं DSSB के बारे में बोलती हूँ। DSSB ने एन मोमेंट पर अपना सिलेबस चेंज कर दिया। मेरे स्टूडेंट्स एक बार को नर्वस हो गए थे, मगर मैंने कहा कि तुम क्यों नर्वस हो रहे हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आप घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड यस, हम वो चीज़ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें मैं ग्रामर भी नहीं करवा पा रही हूँ। ग्रामर मैं इसमें पूरा स्टूडेंट्स को बार बार ये कह रही हूँ कि भले ही उन्होंने सिलेबस लिटरेचर का दिया हो, मगर ग्रामर छोड़नी नहीं है और करनी ही करनी है। आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए, कंटेंट देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। और अगर आपकी तैयारी इसकी हो चुकी है UPTGT PGT की, UPTGT का, तो हमारा एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है, आप उसको भी देखिए। उसमें 50 पेपर्स हम लोग मैंने करवाए हैं, कि अगर आपको वो लगता है कि हाँ मैं इसको लेके एक तैयारी मेरी होगी, मैं जांच लूँ मेरी तैयारी कैसी है, तो वो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं आप लोगों को UPTGT का जो शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की 4 मैंने कॉमेडीज आज ली है, और उन कॉमेडीज़ को मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी, मतलब मैं पढ़ाऊंगी। सबसे पहली इनकी बहुत ही जो कॉमेडी, एक बहुत ही एंटरटेनिंग सी कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। पहली बात, ये एक फार्सिकल स्लैपस्टिक कॉमेडी भी आप कह सकते हैं, जो पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। ये इनकी अर्ली कॉमेडीज में से एक है, विलियम शेक्सपियर जी की। सोर्स है एम्फीट्रूओ एंड मेनकेमी बाय प्लॉटस। सोर्स सबसे पहले पता होना जरूरी है। तो प्लॉटस, क्योंकि जो एलिजाबेथन राइटर्स थे, ये इन्फ्लुएंस थे रोमन राइटर्स से, यानी कि लैटिन राइटर्स से, ये उनसे इन्फ्लुएंस थे। हिस्ट्री ट्रेजेडी में सेनेका से, और कॉमेडी में प्लॉटस से। तो ये कॉमेडी ऑफ एरर्स मेनकेमी, इसमें मेनकेमी का अडेप्ट, आप इसके क्या है कि मेनकेमी का प्रभाव जो है वो देखने। सोर्सेस मेनकेमी एंड एम्फीट्रूओ बाय प्लॉटर्स। ये सबसे छोटा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और फार्सिकल, पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाली कॉमेडी है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एक एजियन, एक मर्चेंट है साइराक्यूज का, उसको साइराक्यूज के लोगों को एफेसस में आना अलाउड नहीं है। जब वो एफेसस में आता है एजियन, तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन जब वो कहता है ड्यूक सोलिनस से कि मैं यहाँ पर अपने एक खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए आया हूँ, तो जो 25 साल पहले एक शिप रैक में मुझसे बिछड़ गए थे, तो राजा को उस पर बहुत दया आती है। वो कहता है ठीक है, मार नहीं रहा हूँ, मगर तुम्हें दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, जो तुम्हें मुद्रा देकर चुकाना पड़ेगा। Antipholus of Syracuse is the lost son of Aegeon who lives along with his slave Dromio. अब ये कहानी जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की कहानी है। तो एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज जो है वो एजियन का खोया हुआ बेटा है, जो अपने स्लेव ड्रोमियो के साथ रहता है। ड्रोमियो का भी एक ट्विन ब्रदर है, तो उसका नाम भी ड्रोमियो है, और एंटीफोलस का नाम भी, भाई का नाम भी एंटीफोलस है। जो एफेसस का एंटीफोलस है, जो कि एजियन का दूसरा बिछड़ा हुआ बेटा है, वो एफेसस का एक बहुत अमीर आदमी है। अब मिस्टेकन आइडेंटिटीज की वजह से बहुत सारी जो है वो सिचुएशन वो जो है वो हास्यास्पद सिचुएशन जो है वो बनती है। स्लैपस्टिक ह्यूमर जो है इसमें उत्पन्न होता है, और जो है चेन जो है, मतलब बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। सिचुएशन फाइनली रिजॉल्व होती है। रिजॉल्व होने का मतलब होता है डिनू में, जब एक एबिस, जो एक साध्वी है एमिलिया, वो बताती है दोनों ट्विंस को, दोनों नौकर के ट्विंस को, और दोनों भाइयों को, चाहे वो नौकर हो चाहे वो एंटीफोलस हो, उनको लेकर आती है। और ये पता चलता है कि एमिलिया और कोई नहीं, एजियन की बिछड़ी हुई पत्नी है। एबिस जो है वो एजियन की पत्नी है, उसका नाम एमिलिया है, और वो यहाँ पर साइराक्यूज में वो जो रहती है एक एबिस के रूप में वो है रहती है। तो ये जो कहानी है, एक्चुअली ये कहानी जो है बहुत ही ये एफएसएस में रहती है, साइराक्यूज में, एफएसएस में रहती है, और वो एक
एबेस के रूप में रहती है, तो डिनूमे जो है वो हो जाता है। तो मेन पॉइंट्स इसके ये है कि ये एक स्लैपस्टिक एक फार्सिकल कॉमेडी है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, ह्यूमर जो उत्पन्न होता है मिस्टेकन आइडेंटिटी से होता है। ट्विंस हैं, वो भी 2 सेट्स में हैं, ड्रामियो एंड एंटीफोलस, ड्रामियो ऑफ साइराक्यूज, ड्रामियो ऑफ जो है दोनों जो है भाई जो है साइराक्यूज और एफेसस के दोनों भाई हैं, और दोनों के बीच में दुश्मनी है, दोनों सिटीज़ के बीच में दुश्मनी है, और किस तरीके से ये दुश्मनी ही एक हास्यास्पद सिचुएशन को बताती है। ये कहानी है दैट इज कॉमेडी ऑफ एरर्स, शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टेमिंग ऑफ द श्र्यू। द टेमिंग ऑफ द श्र्यू जो है, जिसका सोर्स, इसका सब प्लॉट का जो सोर्स है वो जॉर्ज गिस्कॉइगने का सपोजेस है, ठीक है। इसका सब प्लॉट का जो है सोर्स है। टेमिंग ऑफ द श्र्यू एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि जब शेक्सपियर जी ने लिखी थी ये कॉमेडी, तो हो सकता है इसको ये माना गया हो कि तब ये केवल और केवल कॉमेडी के मतलब हंसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में इसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा गया तो इसमें कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है औरतों को डिमीन करा गया है। खैर, ये एक कॉमेडी है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिटन एंड परफॉर्म्ड 1992 एज अ कॉमेडी प्ले। इसमें ना इंडक्शन जो है वो सीन है, यानी कि प्ले विद इन मतलब प्ले की जो एक इंडक्शन सीन होता है, उसके बाद प्ले की शुरुआत होती है। प्ले स्टार्ट्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड वेयर वन एक क्रिस्टोफर स्लाई है जो कि एक टिंकर है, वो एक ड्रंकर्ड है, और उसको एक लोकल लॉर्ड उसके ऊपर एक मजाक करता है, एक प्रैक्टिकल जोक करता है। और जो है इसमें जो एक लॉर्ड का एक जो नौकर है वो ये कहते हैं उसको, टिंकर को ये यकीन दिला देते हैं कि तुम बहुत लंबे समय बाद होश में आए हो और तुम्हारी एक पत्नी भी है। तो वो कहता है मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। कौन कहता है? क्रिस्टोफर स्लाई। तो जो प्रैक्टिकल जोक चल रहा है, तो लॉर्ड कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तुमको एक प्ले दिखाते हैं। तो ये प्ले, इंडक्शन सीन के बाद एक प्ले जो है वो होता है। तो यहाँ पर एक ट्रूप ऑफ एक्टर्स आते हैं और एक प्ले दिखाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इन द इटालियन सिटी ऑफ पैडुआ, कि इटली में पैडुआ में एक कहानी शुरू होती है। लुसेंशियो जो कि बियांका के लैटिन टीचर है, वो अपने फ्रेंड ट्रेनियो और बैंडलो के साथ आते हैं यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए, और वो बियांका को देखते ही उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। होरेंशियो इज द फर्स्ट स्वीटर ऑफ बियांका। होरेंशियो बियांका का पहला जो है वो सूटर है। अब बैप्टिस्टा जो है वो बियांका का फादर है। उसकी 2 बेटियां हैं बैप्टिस्टा की, एक है बियांका और एक है कैथरीन। अब उसने ये सोच रखा है कि कैथरीन की शादी में तो उसको दहेज देना पड़ेगा, लेकिन बियांका की शादी वो तभी करेगा जब जो है बहुत अच्छा दहेज मिलेगा, क्योंकि कैथरीना जो है वो एक श्र्यू, एक झगड़ालू महिला है। तो बियांका की शादी तभी होगी जब उसकी झगड़ालू सिस्टर कैथरीना की शादी हो जाएगी। और ऐसा इसके आगे का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें एक वेरोना से एक व्यक्ति जो है यंगर मैन आता है और वो कहता है कि मैं कैथरीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी कैसी भी है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, एंड आई विल, मैं जो है इस श्र्यू को टेम करूँगा। एंड लुसेंशियो की शादी जो है वो बियांका से हो जाती है, होटेंशियो की शादी एक विडो से हो जाती है। और अब एंड में यहाँ पे ये एक बहुत ही फनी जो है वो स्टोरी बताती हुई एक कहानी है। Just give me 2 minutes. हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें जो है जो कैथरीना को कंप्लीटली टेम करता है दैट इज पेट्रूचियो, जो वेरोना से आता है।
कैथरीना उसको बहुत बुरा भला कहती है, मगर उसके बावजूद भी वो उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। और वो कहता है, उसका मानना ये है कि अगर किसी को टेम करना हो तो उसको उसकी तारीफ कर करके करो। तो इस तरीके से वो कैथरीना को टेम कर लेता है। जब लास्ट में शादी जो है वो हो जाती है और सबको ये लगता है बेचारा पेट्रूचियो तो कैथरीन से शादी करके फंस गया, तो जब सब उससे पूछते हैं कि शर्त लगा लो कि सबसे आज्ञाकारी वाइफ किसकी है, तो सबसे आज्ञाकारी वाइफ जो निकलती है वो पेट्रूचियो की ही निकलती है। और इसकी एक जो है वो बहुत ही फेमस इसकी लाइंस हैं जो मैं ढूंढ रही थी, वो मैं आपको लाइंस जो हैं वो मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी। और ये लाइन है, Thy husband is thy Lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign one that cares for thee, and for thy maintenance commits his body to painful labor both by sea and land। कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा देवता है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा रखवाला है, तुम्हारा सिर का ताज है, ये वो है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। और ये लाइन्स हैं कैथरीन की। तो हैंस शी हैज़ बीन टेम्ड, ये है दैट इज़, ये देयर अ स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स, और ये इसकी लाइंस हैं। और ये कहाँ से आ गया, ये इज़ अ स्मॉल चॉइस इन रॉटन एप्पल्स, और ये कि भाई सड़े हुए एप्पल्स में से बहुत कम ही होता है कि कौन सा चुने और कौन सा नहीं। नो प्रॉफिट ग्रोज वेयर नो प्लेजर इज टेकन, जहाँ पर प्लेजर नहीं वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं। द पुअरेस्ट सर्विस इज रैपिड विथ थैंक्स, कि जब रीपेड द पुअरेस्ट सर्विस इज रीपेड विथ थैंक्स। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और एक मैंने आपका दाया हस्बैंड वाला जो बताया वो काफ़ी इसकी मतलब फ़नी सी लाइन है। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये जो इनकी स्टोरी है, ये इसका सोर्स जो है स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमिना इन डायना इनामेरोडा बाय जॉर्ज डी मॉन्टमेयर। ये सोर्स है इसका, स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमिना। ये प्ले जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये कहानी थीम है क्योंकि कॉमेडी है, तो इसमें जो है इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग भी इसमें थीम है। आप क्रॉस ड्रेसिंग की थीम का मतलब होता है कि जिसमें लड़के लड़कियों के रूप में या लड़कियां लड़कों का डिस्गाइज में होती हैं, तो क्रॉस ड्रेसिंग इसमें भी है। ये कहानी की थीम है फ्रेंडशिप एंड इनफिडेलिटी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंडशिप एंड द फूलिश बिहेवियर ऑफ पीपल इन लव, कि प्यार में लोग क्या क्या करते हैं, अक्सर बावले हो जाते हैं। दो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो वेरोना में रहते हैं, वैलेंटीन एंड प्रोटियस। दोनों एक दूसरे से जो है विदा लेते हैं। वैलेंटीन जो है वो इज सेटिंग आउट ऑन हिज ट्रेवल्स ऑन हिज ओन। वैलेंटीन बाहर जो है वो पढ़ने के लिए जा रहा है, और प्रोटियस नहीं जा रहा क्योंकि प्रोटियस जो है उसकी प्रेमिका जूलिया की वजह से वो अपने घर छोड़कर नहीं जा रहा है। लेकिन प्रोटियस के फादर जो है उससे कहते हैं कि तुम भी मिलान जाओ, एक मिशन पर जाओ। एज सुन एज प्रोटियस जैसे ही मिलान में पहुंचता है और वो देखता है अपने फ्रेंड वैलेंटीन को मिलान में ड्यूक के दरबार में देखता है, और देखता है कि जो ड्यूक की बेटी है वो और वैलेंटीन एक दूसरे के प्यार में है। जैसे ही प्रोटियस ड्यूक की बेटी को देखता है, सिल्विया को, हेड ओवर हील्स वो प्रेम में पड़ जाता है। कौन, जूलिया, सब भूल जाता है। Proteus, who has shown love and fidelity to Julia, falls in love with Sylvia at first sight. Foolishness in love जो है वो दिखाया है। वैलेंटीन ना सोचता है मुझे सिल्विया के साथ भाग जाना चाहिए, और वो ये प्लान प्रोटियस को बता देता है। प्रोटियस क्या करता है, ये प्लान जाकर राजा को बता देता है, और राजा रंगे हाथों पकड़ लेता है वैलेंटीन को जब वो लेडर जो है वो लगा रहा होता है भागने के लिए। राजा उसे देश निकाला दे देता है, किसको, वैलेंटीन को। और सिल्विया जो है बेचारी वो अपने बेचारी वो जो है अकेली रह जाती है अपने लवर के बिना। अब जूलिया जो है वो मिलान में आती है एक पेज बॉय सेबेस्टियन के रूप में। क्रॉस ड्रेसिंग आ गई, प्रोटियस का पेज बॉय वो बन जाती है। और हद देखिए प्रोटियस की, अपनी ही प्रेमिका को उसी की दी हुई रिंग को सिल्विया को देने के लिए कहता है, जो जूलिया ने प्रोटियस को दी थी। हद है जी, हद है। खैर, इस बीच में वैलेंटीन जो है उसको
आउटलॉज जो हैं वो पकड़ लेते हैं। और जब वो कहता है मुझे निष्कासित इसलिए किया गया है क्योंकि मैं मर्डर करके आया हूँ, तो उसको अपने गैंग का राजा बना लेते हैं। सिल्विया, एक सर एग्लामोर है, उनसे कहती है मेरे साथ चलो ना, जंगल में मेंटुआ हम वैलेंटीन को ढूंढेंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो आउटलॉज के द्वारा उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। ड्यूक उसकी शादी थोरियो से करवाना चाहते हैं। ड्यूक सिल्विया की शादी थोरियो, जो कि एक बहुत ही डरपोक आदमी है। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रोटियस जो है वो सिल्विया को आउटलॉज से बचाता है। और जब वो सिल्विया से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और उसको अपने आप को उस पर फोर्स करने की कोशिश करता है, तो वैलेंटीन आ जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पीछे पीछे जूलिया भी उनको फॉलो कर रही है। जब आर्ग्यूमेंट समाप्त होते हैं तो जूलिया को यह गलतफहमी होती है कि उसका जो लवर जो वैलेंटीन है सिल्विया को प्रोटियस को देने को तैयार है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। एज सुन एज उसकी क्रॉस ड्रेसिंग मतलब उसका जो डिस्गाइज है वो हटता है और प्रोटियस उसको देखता है, उसका पुराना प्यार वापस आ जाता है। कहता मैं तो जूलिया से ही प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं करता और मैं किसी और के साथ रह भी नहीं सकता। इस तरीके से इसकी हैप्पी एंडिंग जो है वो हो जाती है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की। अब आउटलॉज जो हैं वो ड्यूक और थोरियो को पकड़ लेते हैं। थोरियो जो है वो बहुत कायर है एंड जो है अब यहाँ पर ड्यूक जो है वो थोरियो को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं तुम तो इसके लायक हो ही नहीं, सिल्विया के लायक। अब ड्यूक सिल्विया और वैलेंटीन की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दो कपल्स की शादी जो है वो होती है। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में हमेशा जो एंड होता है मल्टीपल वेडिंग्स से होता है और दो जो जोड़े हैं वो शादी करने का सोचते हैं और ड्यूक जो है जितने भी आउटलॉज हैं उन्हें माफ़ कर देते हैं। इसकी एक फेमस कोट है, दैट मैन दैट हैथ अ टंग आई से इज नो मैन इफ विद हिज टंग ही कैनॉट विन अ वुमन। एक आदमी जिसके पास जबान है, आई से इफ इज नो मैन इफ दिस, कि मैं कहूँगा वो तो आदमी ही नहीं है जो अपनी इस जबान से किसी औरत को जीत ना पाए। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फेमस लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई। अब आज की हम जो लास्ट कॉमेडी जो देख रहे हैं वो है, आज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है क्योंकि 4 कॉमेडीज़ के बारे में मुझे बताना है। लव लेबर लॉस, ये इनका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। रोमांटिक कॉमेडी है लेकिन ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक समाज का एक सभ्य तबका है उसका जो है उसके मजाक जो है वो बनाया गया है, तो दैट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट फॉल्स इन द जॉनरा ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। ये अर्ली कॉमेडी है शेक्सपियर की। अब कहानी ऐसे शुरू होती है, किंग ऑफ नेवारे हैं और उनके 3 लॉर्ड्स हैं, बैरन, लॉन्गविल एंड ड्यूमेन। ये लोग सारे के सारे कसम खाते हैं कि भाई अब हम सारा समय जो है वो पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करेंगे और सबसे बड़ा जो हमारा ध्यान भटकाने का एक ही वो है सोर्स है और वो है विमेन, तो हम उनसे बहुत दूर रहेंगे। ना केवल हम दूर रहेंगे, हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं वो सब औरतों से दूर रहेंगे फॉर 3 years, 3 साल तक पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे। अब देखिए कैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। तभी प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो हैं वो राजा से मिलने के लिए आती हैं। अब जैसे ही प्रिंसेस के साथ उनकी कुछ लेडीज़ भी आई हैं, जैसे ही लॉर्ड्स जो हैं वो उन लेडीज़ को देखते हैं और राजा जो हैं वो प्रिंसेस को देखते हैं, सब पढ़ाई लिखाई 3 साल का जो एग्रीमेंट था वो सब हवा में चला जाता है। दैट्स कॉमेडी ऑफ मैनर। और वो जो है हेड ओवर हील्स प्यार में पड़ जाते हैं। सबको एक दूसरे के अफेयर के बाद में पता चल जाता है। एक मैसेंजर जो है तभी आता है जब उनकी प्रेम कहानी अबाउट टू स्टार्ट, तभी एक मैसेंजर आके प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से कहता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। तो विमेन अपने सूटर्स से कहते हैं कि 1 साल तक तो शादी वैसे भी नहीं हो सकती, अगर 1 साल तक तो हमारा इंतज़ार कर सके तो हमारा प्यार फ्रूटफुल हो जाएगा, नहीं तो लव्स लेबर लॉस, जितनी मेहनत करी सब बेकार। इसमें एक वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, ये सबसे बड़ा वर्ड है, ऑनरिफिकेबिलिटी। ये जो भी है ये वर्ड बहुत ही लंबा वर्ड है ये, और ये एक मेडिवल लैटिन वर्ड है ये, जो इतना लंबा वर्ड शेक्सपियर ने इसमें यूज़ किया है। और इसको ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरीके से है, ऑनरिफिकेबिलिट्यूड
डिनिटियास, ये वर्ड जो है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, ये जो इतना बड़ा वर्ड है इसका मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल to achieve honors. It is mentioned by the character Costard in Act 5, Scene 1 of this play. तो ये जो इतना लंबा वर्ड है वो कॉस्टर्ड के द्वारा बोला गया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. 4 कॉमेडीज जो हैं वो मैंने आज आप लोगों को करवाई. बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम जो है अपने ऐप और कोर्स के बारे में बताने में लिया, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और ये 4 कॉमेडीज एंजॉय कीजिएगा. बाय बाय.